नमस्कार दोस्तों। आपने इससे पहले भाग में सुना था कि एसपी रुद्राज बहुत परेशान होता है और अपने कमरे में जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब इसकी आगे की कहानी सुनिए। रात को डाइनिंग टेबल पर भी रुद्राज अपनी माँ के कई बार बुलाने पर आया, चुपचाप डिनर किया और फिर अपने रूम में चला गया। वैसे तो वो बीच बीच में हल्की फुल्की बात भी कर लिया करता था खाते समय, और डिम्पल को छेड़ता भी रहता था, साथ ही सीवी से दुलारता भी रहता था। पर आज उसके लबों पर खामोशी पसरी हुई थी। उसके पापा भानु ठाकुर, जो पेशे से एक वकील हैं, उन्हें रुद्राज की चुप्पी खल रही थी, तो खाने के बाद अनुराधा जी के साथ रुद्राज की रूम की तरफ चल दिए। हम अंदर आ सकते हैं रूही रूही, रुद्राज के पापा ने दरवाज़ा हल्का सा खोलते हुए कहा तो रुद्राज बेड पर सीधा होकर बैठ गया। उसके माँ बाप पापा अंदर चले आए। ठाकुर साहब ने रुद्राज का उदास चेहरा देखा तो बोले, क्या बात है रुदी, कुछ उदास नजर आ रहे हो? खाने के वक्त भी गुमसुम ही थे, अब भी? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा सिर में दर्द है, तो इसलिए इच्छा नहीं हुई बात करने की। रुद्राज ने अपने पापा से नजरें चुराते हुए कहा, भला कौन सा आदर्श बेटा अपने माँ बाप से बताएगा कि वो किसी लड़की से चाटा खा कर आया है, वो भी बिना किसी गलती के। हाँ, तुम्हारी माँ ने बताया हमें। आज तुम दोपहर से पहले ही आ गए घर और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अभी भी कई बार बुलाया, तब जाकर आए हो तुम। कोई परेशानी है तो बताओ हमें, हम उसका हल निकालेंगे। रुद्राज के पापा ने एक नज़र अनुराधा की ओर देखा। रुद्राज ने कहा। रुद्राज की माँ व्याकुलता से बोली, रूदी बेटा, मैं तुम्हें दिन भर से देख रही हूँ, तुम कमरे में ही बंद हो। पहले भी तुम्हारा सिर दर्द होता था, तुम ऐसे तो कभी नहीं करते। देखो बेटा, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, कहकर उसके करीब बैठते हुए बालों पे हाथ फेरा। माँ पापा, आप बेवजह परेशान न हो प्लीज़, काम का बहुत प्रेशर है तो ये सब नॉर्मल है। और मैं दिन भर रूम में अपनी एक केस की फाइल स्टडी कर रहा था, वो देखिए स्टडी टेबल पर रखी है। फाइल की तरफ इशारा करते हुए रुद्राज ने अपने माँ पापा से कहा, ठीक है तुम आराम करो, कहकर ठाकुर साहब अनुराधा जी के साथ बाहर आ गए। उनके जाने के बाद डिम्पल रुद्राज के पास जाती है, तुम माँ पापा से चाहे छुपा लो पर मुझसे नहीं छुपा पाओगे। उन्हें तो बहाना लगा दिया, अब मुझे तो बताओ जो मैं सुनना चाहती हूँ, मतलब सच्ची बात। डिम्पल ने रुद्राज के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। रुद्राज ने अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी गोद में अपना सिर रख दिया और बुलबुल से मुलाकात से लेकर कॉलेज जाने तक की सारी घटना उसे बता दी। ओह माय गॉड, उस लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम चुप रहे, बहुत गलत किया उस लड़की ने। बताओ तो जरा मुझे, मैं उसके घर जाकर उससे बात करती हूँ। उबलते हुए स्वर में डिम्पल बोली। रुद्राज डिम्पल की बात सुनकर उठ बैठा और बोला, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की। वैसे भी उसे अपनी गलती का एहसास है तो छोड़ना। अच्छा, तो अब तो उसे प्रोटेक्ट करेगा जिसके सबके सामने तुझे इंसल्ट किया और फील होने के बाद सॉरी तक नहीं कहा। डिम्पल ने कहा, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो बात तो समझ। वैसे भी उसकी गलती नहीं थी, उसे जो गलतफहमी हुई उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता जो उसने किया। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सॉरी बोले या नहीं। रुद्राज ने सहजता से डिम्पल की बात का जवाब दिया। हाँ तो तुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना? डिम्पल ने रुद्राज की आंखों में देखकर पूछा। हाँ तो फिर सुबह से मुंह लटकाए काहे बैठे हो भैया? काहे खुद को कमरे में बंद कर रखे हो? चिल मारो, डिम्पल ने उखड़ते हुए कहा। देख डिम्पल, मैं खुद इस मामले से निपट लूँगा, तू शांत हो जा। डिम्पल को शांत करते हुए रुद्राज ने कहा। डिम्पल एकाएक मुस्कुराते हुए बोली, देखना कहीं मामले से निपटते निपटते तुम खुद उस लड़की का नाम क्या है? हाँ बुलबुल, कहीं तुम खुद बुलबुल से न निपट जाना। भैया तनिक संभल के, अब ज़्यादा मज़े मत लो, तुम निकलो, हमें नींद आ रही है। डिम्पल को रूम से धकियाते हुए रुद्राज बोला। डिम्पल ने बाहर आकर रूदी के रूम का दरवाज़ा एक दो बार खटखटाया पर उसने दरवाज़ा न खोला और अंदर से ही आवाज़ देकर उसे जाने को बोल दिया।
दरवाजे के बाहर खड़ी डिम्पल मुस्कुराते हुए खुद से बोली, हमारा उबलना किसी काम तो आया। साफ दिख रहा है रूदी की भावना, उसे ना पता चले तो कुछ कह नहीं सकते। देखो अब की रूदी की जिंदगी किस ओर करवट लेती है। कुछ तो बात है इस लड़की बुलबुल में, वरना रूदी उसे यूं ही न जाने देता। बिना सबक सिखाए उल्टा खुद को ही चोट लगवा बैठा। काश जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो जाए, कहते हुए सोती हुई टीवी के पास जाकर लेट जाती हैं। रुद्राज को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें ही बदल रहा था। उधर बुलबुल का भी यही हाल था, वो भी अभी करवटें बदलती तो कभी अपने रूम में टहलने लगती। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी तो उसका वक्त भी नहीं कटता था और घर पर खाली बैठे बैठे उसका मन भी ऊब जाता था। बुलबुल सुबह जल्दी उठ गई। उसके मन में जाने क्या विचार आया, उसने तुरंत तरुणी को कॉल किया। हाँ बोल बुलबुल, कोई ज़रूरी बात है क्या? तरुणी ने कॉल पिक करते ही बुलबुल से सवाल किया। बुलबुल अपने मोबाइल को कान से सटाकर उसे एक पल के लिए देखी, फिर बोली, क्यों, हम तुम्हें बिना काम के कॉल नहीं कर सकते क्या? जहाँ तक हम तुम्हें जानते हैं तुम इतनी सुबह हमें गुड मॉर्निंग बोलने के लिए यूँ कॉल नहीं करोगी, या कोई जोक सुनाने के लिए भी नहीं करोगी, तो सीधे सीधे पॉइंट पर आओ, बहुत काम है। हम तुम्हारी तरह घर की महारानी नहीं है ना। तरुणी ने अपनी अलसाई आंखें मलते हुए कहा। अरे बुड़बक, छुट्टियां हैं कॉलेज की, आराम से सो देर तक। काम का क्या है, कभी खत्म होता है क्या? आराम से उठना और आराम से काम करना। इतनी जल्दी ना कर, पहले हमारी बात ध्यान से सुन। बुलबुल ने तरुणी से कहा। बोलो, हम सुन रहे हैं, तरुणी जवाब देती है। अच्छा सुन, दोपहर बाद तुम हमारे साथ चल रही हो। बुलबुल ने धीरे से अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। कहाँ चल रहे हैं हम दोनों? अगर घूमने का प्लान है तो तुमने कल क्यों नहीं बताया कि हम घूमने जा रहे हैं? तरुणी ने कहा तो बुलबुल ने अपना माथा पीट लिया। फिर उसने अपने मन में सोचा, ठीक है बिट्टी, तुम घूमने की प्लानिंग करो, इसी बहाने कम से कम तुम हमारे साथ तो जाओगी। अगर तुम्हें बता दिया कि हम तुम्हें लेकर उस पुलिस वाले से मिलने थाने जाना है तो पक्का मना ही करोगी। अरे सुन रही हो ना तुम? बुलबुल को कुछ न बोलते देख तरुणी फिर से बोली। हाँ हाँ, हम तुम्हें यही बताने वाले थे। अभी हम शाम 4 बजे तक घूमने चलेंगे। तुम अच्छी सी ड्रेस डालकर रेडी रहना, 3 बजे तक तुम्हें पिक करने आएंगे हम। चल अब तू जल्दी से अपना काम कर, ओके बाय कहकर कट कर दिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए मुंह में हवा भर कर छोड़ा। अरे अभी तो कह रही थी कि देर तक सो, आराम से उठना, अभी देखो कितनी हड़बड़ाहट से कॉल कट कर दिया और कहाँ घूमने ले जाएगी। चलो शाम को ही देखेंगे, इसका भी ना कुछ पता नहीं चलता, अचानक ही सारी प्लानिंग होती है। कहते हुए तरुणी ने बिस्तर छोड़ा और लगी अपना काम करने। शाम को बुलबुल घर से निकल ही रही थी कि उसकी माँ ने उसे टोक दिया। कहाँ चली? जाती हुई बुलबुल के पैर ठिठक गए। रुकते हुए बोली, बस यहीं तक, थोड़ा मार्केट जा रहे थे घूमने तन्नी के साथ। कहकर बुलबुल ने अपनी माँ की ओर आग्रह भरी नज़रों से देखा कि कहीं माँ मना न कर दे। हाँ जरा जल्दी लौट आना, जाओ अब, बुलबुल की माँ कहकर अपने काम में लग गई। अरे वाह क्या बात है, आज तो माँ ने बड़ी आराम से हामी भर दी, कोई न नुक्कड़ नहीं की। हाँ हो सकता है शायद उन्हें एहसास हो गया हो कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, या उन्होंने सोचा हो कि ना भी कह दूँगी तो ये चली जाएगी। बुलबुल ने खुद से ही सवाल पर खुद पर ही जवाब दिया और फुदकती हुई घर से बाहर निकल गई। तरुणी को उसके घर से पिक कर बुलबुल ने जो अपनी स्कूटी दौड़ाई तो सीधे पीएस के सामने ही रोकी। तरुणी ने देखा कि वो लोग थाने के बाहर खड़ी हैं तो बुलबुल का मुंह ताकते हुए बोली, तुमने स्कूटी के थाने के बाहर क्यों रोकी? कहकर एक नज़र फिर से बुलबुल को देख थाने की ओर देखने लगी। अरे हमने यहीं तो आना था तुम्हें लेकर, वो एसपी साहब से मिलना था ना। बुलबुल ने तरुणी से कहा तो वो बोली, मिलना है तुमको? हाँ, मानो उसके सिर पर कड़कती बिजली गिर पड़ी हो।
हैरानी से उसका मुंह खुल गया और आंखें भी बड़ी हो गई। एकदम उबलती हुई आंखों से बुलबुल की ओर देखती हुई बोली, हमें तो तब ही समझ जाना चाहिए था कि तुम कोई कांड करने वाली हो, जब तुमने कॉल करके साथ चलने को बोला था। मगर नहीं, इसमें तुम्हारी कोनो गलती नहीं। हम ही ठहरे गधे, निरे बेवकूफ़। हमारी अक्ल ही तुम्हारे साथ पाकर किसी गंदे नाले में गिर गई जाती है। तरुणी खुद पर ही खिसखिसाई। अगर हम तुम्हें सच सच बताते तो क्या तुम हमारे साथ आती? नहीं, कभी नहीं आती, इसलिए सच छिपा गए। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? बुलबुल ने बेचारी वाली शक्ल बनाकर बुलबुल से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ कहाँ बुरा लग रहा है। वो एसपी साहब ने हमें इनवाइट जो किया, शाम की चाय साथ में पिएंगे ना? हरामखोर हो तुम, एक नंबर की। ऊपर से पूछती हो, बुरा तो नहीं लग रहा? अपने दोनों हाथों को मटकाते हुए बिफर कर तरुणी ने बुलबुल से कहा, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी चल लेते हैं। वो हमें सर से उस दिन के लिए माफ़ी मांगनी है और उन्हें बुक भी देनी है जो उन्होंने लाइब्रेरी से इशू करवाई थी। स्कूटी की डिक्की में बुक्स निकाल कर दिखाते हुए बुलबुल ने तरुणी से कहा। बुलबुल की बात सुन तरुणी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और बोली, हाँ, जैसे वो तुम्हारी माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले तुम उन्हें थपड़ियाओ, फिर माफ़ी मांगो ना। हमें तो उनका नेचर भी देखकर ही लगता है कि कहीं आज वो उल्टा तुम्हें ही ना पेल पकड़ के खैर मनाओ और हमारे साथ घर वापस चलो, समझी? तरुणी ने बुलबुल को अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़कर खींचा, पर बुलबुल टस से मस न हुई। तरुणी ने उसका हाथ छोड़ उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना। फिर तुम चाहो तो उनसे मिलने थाने जाओ, चाहे उनके घर। अब हम अकेले ही घर जा रहे हैं, मरो तुम यहीं पर। कहकर वहाँ से जाने लगी तो बुलबुल उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती है। हमें जाने दो बुलबुल, तुम्हें जो करना है करो, तरुणी ने कहा और जाने को हुई तो बुलबुल ने उसे फिर से रोकते हुए इमोशनली कहा, तन्नी प्लीज चलो ना हमारे साथ। तुम हमारा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? बस एक बार हमारी बात मान लो, पक्का फिर कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, पहली और आखिरी बार। तरुणी बुलबुल की बात मान गई। पक्की सहेली तो हो ही न जो हर सही गलत में अपनी सहेली का साथ दे। बुलबुल ने अपना कलेजा कड़ा किया और चली तरुणी के साथ थाने में प्रवेश करने। जी मैडम, कहिए क्या काम है? एक कांस्टेबल ने दोनों को अंदर आते देख पूछा तो दोनों एक दूसरों की शक्ल देखने लगी। बुलबुल ने हिचकते हुए कहा, वो हमें एसपी सर से मिलना है। उनसे कोई भी ऐसे नहीं मिल सकता है। कोई काम हो तो बताइए, हमें नहीं तो जाइए जरा। उस कांस्टेबल ने उससे कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहीं के फन्ने खां है ना, किसी से नहीं मिलते। बुलबुल ने मन में कहा और कुछ कहने को हुई, तभी पवन की आवाज़ आई, मैडम आप बैठिए, सर अभी बिजी हैं। बुलबुल और तरुणी दोनों बेंच पर बैठ गई। कम से कम पौने घंटे हो गए उन्हें बैठे हुए, तो दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब बुलबुल के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। वो उठ खड़ी हुई और पवन के रोकते रोकते भी जा पहुंची रुद्राज के पास। उसके पीछे पीछे तरुणी और पवन भी। रुद्राज अपने मोबाइल में कुछ खिटपिट कर रहा था। बुलबुल उसे देख अपने हाथ आपस में बांधते हुए बोली, ओह तो ये है आपका ज़रूरी काम। हम लोग कितनी देर से बाहर आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं और आपने कहलवा दिया कि आप बिजी हैं, मुदा आप मोबाइल में लगे हैं। बुलबुल ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की पर असफल रही। एक्सक्यूज मी, बुलबुल की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए रुद्राज बोला, वो सर हम आपसे मिलना चाहते थे। लिटरली बुलबुल को आपसे कुछ बात करनी थी। इस बार तरुणी ने जल्दी से कहा ताकि बुलबुल गुस्से से बात न बिगाड़ दे। अच्छा, पर इसके तेवर देखकर तो लग रहा है ये बात करने नहीं लड़ने आई है। क्यों पवन? मैडम काफ़ी गर्म लग रही हैं, कुछ ठंडा वंडा दो यार इनको, ताकि इन्हें ज़्यादा गुस्सा ना आए। बुलबुल को कनखियों से देखते हुए रुद्राज पवन से बोला, उस दिन के लिए
और ये बुक्स जो आपने लाइब्रेरी से इश्यू कराई थी वो भी देनी थी। रुद्राज ने बुलबुल को इंटरेस्ट लुक दिया तो उसने नज़रें नीचे कर ली। रुद्राज उठकर रूम से बाहर आ गया। बुलबुल भी उसके पीछे सर कहती चल दी, पर वो तो जैसे रुद्राज को सुनना ही न दे रही थी, न दिखाई। फुर्ती से थाने से बाहर गया, बाइक स्टार्ट की और बिना बुलबुल को देखे निकल गया। पीछे से बुलबुल अपना से मुँह लेकर खड़ी रह गई। तरुणी को उसकी मनोस्थिति का भान था, इसलिए गुस्सा आने पर भी कुछ न बोली, बस मन में कूड़ कर रह गई। कर्म फूटे थे हमारे जो इसके साथ आए, करवा ली बेइज्जती, अब हो गई तसल्ली, हमें तो पता ही था, चलो अब घर। ये सब बातें उसने बुलबुल को देख मन में कही। कई दिनों तक वक्त बेवक्त बुलबुल अकेली आती और थाने के बाहर कुछ दूरी पर खड़ी होती। आते जाते रुद्राज की नज़र उस पर पड़ती तो वो उसे देख मुस्कुरा देती कि शायद वो कुछ बोल दे, पर नहीं, वो उसे इग्नोर करके निकल जाता। लेकिन जैसे कोई दिखाई ही न दिया हो। बुलबुल निराश थी, वापस लौट आती। घर वाले पहुँचते तो वो तरुणी के घर जाने का बहाना बना देती। एक रोज़ ऐसे ही दोपहर के वक्त बुलबुल थाने के बाहर खड़ी थी कि रुद्राज कहीं बाहर से आया। देखा तो बुलबुल थाने के सामने कुछ दूरी पर खड़ी बार बार उचक उचक कर अंदर की ओर देख रही थी। ये देख रुद्राज के होठों पर स्माइल आ गया, पर अगले ही पल वो फिर से गंभीर हो गया। बाइक के उतर अपने गोगल्स निकालकर पेंट की जेब में टांगा और चल पड़ा बुलबुल की ओर। बुलबुल का ध्यान अंदर था तो अचानक अपने सामने रुद्राज के आ जाने की वजह से चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। उसे अपने सामने खड़ा देख उसकी धड़कनें बढ़ गई। पल भर को अपना सिर नीचे किया, फिर बिना कुछ बोले रुद्राज की ओर देखने लगी। तुम्हें देखते ही न जाने क्यों अनजाने से एहसास धड़कन की जगह ले लेते हैं और तुम्हारी बेरुखी हमारी जान। रुद्राज ने भी बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथ पेंट की जेब से में डालते हुए अपनी दोनों बाहों उठाई। बुलबुल अब भी चुप थी तो रुद्राज ने ही पूछ लिया, क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे आज पहली दफ़ा यहाँ खड़े देख रहे हैं। इतने दिनों से देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, अब क्यों आए? अब भी ना आते, बुलबुल ने मन में ही कहा। रुद्राज ने फिर से अपनी बात दोहराई, मैंने कुछ पूछा है आपसे मिस बुलबुल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अंदर आकर रपट लिखवाओ और जाओ। यूं वक्त बेवक्त यहाँ आकर खड़ी मत हुआ करो। कहीं कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर हमें ही दोषी ठहरा दोगी। बुलबुल ने आंखें से रस भर हैरानी से रुद्राज को देखा। इतनी कठोरता, हम तो बस अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये तो उल्टा ताना दे रहे हैं। हम ही पागल हैं, इस इमोशनल से इंसान से उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपने मन में इनके लिए भावना पाल बैठे हैं। ये तो हमें समझने से रहे। बुलबुल ने सोचा और उसकी आंखें अपनी नमी भर संभाल ही नहीं पाई। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें भीकर और खूबसूरत लग रही थी। रुद्राज उनमें खो जाना चाहता था। कितनी खूबसूरत आंखें हैं, संभलिए दिल, कहीं डूब ही न जाना इसकी आंखों की नमी में। डूब गए तो पार न पाओगे। पर खुद को संभालते हुए खड़ा होकर बोला, अजीब दिल लगी है, इतना सुनने के बाद भी यही हो। अब यहाँ खड़ी होकर आंसू मत बहाओ, घर जाओ। बुलबुल को उसकी बात सुन गुस्सा आया तो बिना कुछ बोले स्कूटी इसका स्टार्ट की और जाने लगी। रुद्राज अभी भी वहीं खड़ा था। बुलबुल ने स्कूटी रोकी, धीरे से उस पर से उतरी और किताबें निकालकर रुद्राज के हाथों में थमा दी, फिर उसे बिना देखे ही चली गई। आह, नखरे सही हैं। रुद्राज अपने होठों पर स्माइल किए, हाथ में बुक थामे उसे जाते देख रहा था। उफ, तेरे नखरे, तेरे तेवर, तेरी अदा कहीं इस सिपाही को शायर न बना दे। बुलबुल वहाँ से तो निकल गई, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका जी जोर जोर से चीख चीख कर रोना चाहता था, पर किसी तरह से खुद पर काबू पाए हुए था। थोड़ी दूर पर आकर एक जगह उसे कुछ शांत सी लगी। कोई आ जा नहीं रहा था तो वो कुछ देर के लिए वहीं पर ठहर गई और वो अपनी
रोने की इच्छा पूरी की। रो लेने के बाद उसका मन कुछ हल्का हुआ। अभी उसने थोड़ी ही दूरी तय की होगी कि किड़मिड़ की वर्षा होने लगी। ये आषाढ़ के महीने का आगाज़ था। इस बेवक्त की वर्षा से बचने के लिए वो एक ठेले के पास आकर खड़ी हो गई, जो कि एक घने पेड़ के नीचे खड़ा था। वो जलेबी का ठेला था और उसके आसपास उसके मालिक के सिवा और कोई नहीं था। बुलबुल डरती तो वैसे भी किसी से नहीं थी। अकेले खड़े होने से भी परहेज न किया। वैसे भी उसका इस समय मन भीड़ से भी दूर भाग जाना चाहता था। कुछ इक्त दुग्ध लोग ही आ जा रहे थे उस राह पर। ठेले वाले ने बुलबुल को देखते ही कहा, कहिए मैडम जी। ठेले वाले के कपड़े से ही जान पड़ता था कि बेचारा हालात का मारा है। बुलबुल ने उसकी ओर दया भावना से देखा और सोचा, ये बेचारा भी सोच रहा होगा शायद कोई ग्राहक आया है, फिर यहाँ ऐसे कब तक मुझे खड़ी रहने देगा। इसके और ग्राहक भी तो आते ही होंगे। यहाँ खड़े खड़े मुंह में वैसे भी पानी आता रहेगा। दरअसल बुलबुल को जलेबी बेहद पसंद थी। फिर उस ठेले वाले को देखते हुए बोली, दरअसल भैया मैं बारिश की वजह से रुकी हुई हूँ। बारिश रुके तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुन ठेले वाले के चेहरे पर निराशा के चिन्ह दिखाई दिए तो बुलबुल ने उसे संवेदना भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, आप परेशान ना हो। तब तक आप एक काम कीजिए, 2 केजी जलेबी गर्मा गर्म पैक कर दीजिए और आधा पाव प्लेट भर के भी निकाल दीजिए, यहीं पर खानी है। बुलबुल ने ऑर्डर दिया तो ठेले वाले के माछे खिल गए। हो सकता है शायद उसकी अभी तक बोनी ना हुई हो, इसलिए आप जितना देर रुकना चाहें आप रुकिए मैडम जी। यहाँ कोनो ग्राहक के तांता लगा जाता है। खुश होते हुए वो बोला और कुछ तेज आवाज़ में रेडियो चलाकर अपने काम में लग गया। गाना शुरू हुआ, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यही गाना वो बजा रहा था। बुलबुल ने गाने के बोल सुने तो उसे लगा जैसे ही गाना उसी के लिए बना हो। वो तन्मयता के साथ उसे सुनने लगी। ठेले वाला भी साथ साथ गुनगुना रहा था और साथ ही तेजी से हाथ भी चला रहा था। यादों में तेरी खोई, रातों में मैं न सोई, हालत ये मेरे मन की जाने न जाने कोई। बरसों ही तरसी आँखें, जागी हैं प्यासी रातें, आई हैं आते आते होठों पे दिल की बातें। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अंजाम, बेकरारी में है इकरार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। बुलबुल उस पल को याद कर रही थी जब उसने रुद्राज पर हाथ उठाया था और तब से अब तक वो जाने कितनी बार बेकरार बेचैन हुई होगी। बुलबुल ने खुद से ही मन में कहा, आखिर मैं तो काफ़ी माफ़ी मांग चुकी हूँ न, फिर अभी भी क्यों पछतावा हो रहा है। कुछ बोझ जैसा लग रहा है सीने पर। अभी भी आत्मग्लानि महसूस होती है और उनका ख्याल है कि जाता ही नहीं। छाया है मन में मेरे मदहोश रहना तेरी, मेरे ही तन को मिला तेरी बाहों का फेरा। दूरी सही न जाए, चैन कहीं न आए, चलना है अब तो तेरी पलकों के छाए छाए। बस न चले रे काम सवेरे लेके तेरा नाम। लीजिए मैडम जी, ये खाने के लिए और ये ले जाने के लिए अपनी गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हैं। जलेबी से भरी प्लेट बुलबुल के सामने करते हुए ठेले वाले ने कहा तो बुलबुल अपनी सोच से बाहर आई। बूंदाबांदी भी रुक गई थी। उसने ठेले वाले को पैसे दिए और बिना खाए प्लेट में जलेबियाँ यूं ही छोड़ वहाँ से जाने लगी। हद करती हैं बुलबुल भी। सोचिए तो जरा, अपनी फेवरेट मिठाई छोड़कर चली गई ये महारानी, जैसे इनसे दुखी कोई और है ही नहीं। पता है मैं कितनी परेशान हूँ। रुद्राज ने बिहेवियर ही ऐसा किया, ऊपर से हंस भी रहा था। अगर उसकी जगह मैं होती तो जलेबियाँ कभी न छोड़ती। दुख अपनी जगह, जीभ का स्वाद अपनी जगह। अरे मैडम जी, ये खाती तो जाओ, हमारे कौन काम की। प्लेट उठाते हुए ठेले वाले ने कहा, पर बुलबुल ने कोई जवाब न दिया। अपनी ही धुन में चलती जा रही थी। जाते हुए अभी भी उसके कानों में उस गाने के बोल सुनाई दे रहे थे जो पल पल छीड़ होते जाते थे।
दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यही गाना बुलबुल के कानों में बार बार गूंज रहा था। वो रुद्राज के ख्यालों में ही घर पहुंच जाती थी है। अब तो उसकी यही इच्छा थी कि कभी रुद्राज से उसका आमना सामना ना हो, वो उसके सामने ना आए। अगर आ गया तो वो अपने जज्बातों को काबू न कर पाएगी और फिर न जाने क्या नया बवाल होगा। बुलबुल के जाने के बाद रुद्राज भी पीएस से अंदर चला जाता है, पर सेतमंद में उसे बुलबुल की वही भीगी हुई बड़ी बड़ी आंखें याद आ जाती हैं, तो उसका काम करना मुहाल हो जाता है। काम छोड़कर अपनी आंखें बंद कर उसने अपना सिर पीछे कुर्सी से टिका दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिनों से तुम्हें अनदेखा कर रहा था? नहीं, बस देखना चाहता था तुम्हारे अंदर कितना सब्र है, वरना रोज़ तुम्हें देखने की इच्छा तो मुझे भी होने लगी थी। घर से निकलता तो पहला ख्याल तुम्हारा ही आता है कि तुम्हें देख सकूं, दूर से ही सही। तुम नशे की तरह मेरे दिमाग में से उतरती ही नहीं हो। आंखें तुम्हारी तलबगार हो गई हैं। अब जब कल से तुम मुझे दिखोगी नहीं तो सोचा भी है मेरे दिल पर क्या गुजरेगी, कैसे दिन कटेंगे मेरे, क्या हाल होगा मेरा। एक तो तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां भी इतनी लंबी हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेने वाली। नहीं तो रोज़ मोड़ पर ही तुम्हें देख लिया करूं। तुम मुझसे किसी न किसी बात पर बहस ही कर लिया करो, पर खैर अब तो कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सोचते हुए रुद्राज ने आंखें खोली और रहकर बाहर आकर खड़ा हो गया। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं सर, कोई परेशानी है क्या? रुद्राज के सामने एक फाइल करते हुए पवन ने कहा। रुद्राज ने कोई जवाब नहीं दिया और फाइल पढ़ने लगा। ये 100 की वही है ना जो हमेशा कट्टा अपनी कमर में खोंचे 8-10 तुच्छों को साथ लिए जिप्सी में कुत्तों की तरह घूमता रहता है। फाइल पढ़ते हुए रुद्राज ने पवन से सवाल किया। हाँ जी सर, वही तो है, पर देखिए कितने रेप, लूट, कसूर और मर्डर करने के बाद भी खुले साड़ के जैसे आवारा घूम रहा है और धमकी देता है सबको अलग से कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पहुंच ऊपर तक है मेरी, लोग भी उसके डर से अपना मुँह सिए रहते हैं। पवन ने रुद्राज को जवाब दिया। रुद्राज ने फाइल बंद करके उसे पवन को वापस किया और बोला, वो पुलिस वाले होर होंगे जिनसे वो पेश नहीं पता, सबका दादा बनता फिरता है। मगर रुद्राज ठाकुर उसकी सारी गुंडे उसके पिछवाड़े में डालकर ही दम लेगा। देखते जाओ जरा तुम लोग। रहने दीजिए सर, ये केस बड़े से बड़े दिक्कत नहीं सुलझा पाए अभी तक। सुना है वो अपने दुश्मन की दुखती रग पर ही पैर रखता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, ये केस किसी और को दे दीजिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो। आपका तो भरा पूरा परिवार है और कहीं कोई उसकी चपेट में आ गया तो वो उसे बख्शेगा नहीं। बड़ा निर्दयी है हरामी। पवन ने आग उगलती हुई तो रुद्र बोला, देखते हैं कौन किसे नहीं बख्शेगा। सर एक बात और। रुद्राज अंदर जाने लगा तो पवन ने उसे पीछे से टोका। क्या? पीछे सिर घुमाते हुए रुद्राज बोला, जो मैडम जी बाहर खड़ी होती थी ना, दिल की बड़ी साफ हैं, आपने उनको माफ़ किया कि नहीं? पवन का अचानक से ये सवाल सुनकर रुद्राज झिप गया। मुझे लगता है पवन, वक्त जाया न करते हुए हमें काम करना चाहिए, रुद्राज ने कहा तो पवन बिना किसी सवाल जवाब के सीधा अंदर चला गया। रुद्राज के जहन में फिर से बुलबुल का ख्याल आ गया तो वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। बुलबुल अब घर पर ही रहती, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती, तरुणी से भी नहीं। पहले से कुछ उदास रहने लगी। कभी कभी उदासी के आलम में शाम को छत पर जाकर मोहल्ले में खेलते बच्चों को देखकर अपना जी बहला लिया करती। उसे उसके घर वाले उदास देखते तो परेशान हो जाते। उन्हें वही हंसती खेलती चंचल सी बुलबुल ही अधिक प्यारी थी। क्या बात है बुलबुल बेटा, कॉलेज की याद आ रही है क्या? बड़ी उदास रहती हो जो आजकल? बुलबुल के पापा ने एक रोज़ खाने के वक्त उससे पूछा। बुलबुल कुछ न बोली तो उसकी बुआ बोल पड़ी,
हाँ बेटी, हम भी कितने दिनों से देख रहे हैं तुम परेशान हो, मगर डर लगता है कि तुमसे पूछूं तो तुम और न बिगड़ जाओ, इसलिए चुप्पी से रहती हूँ। बुलबुल ने उनकी बातें सुनकर सोचा, अपनी वजह से इन सबको लोगों का क्यों ऑफ किया जाए। कितना परेशान हो जाते हैं बेचारे हमारी वजह से। हमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी वजह से इन्हें कोई तकलीफ़ न पहुँचे। बुलबुल की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, तन्नी से तो कोई बात ही नहीं हुई ना। कितने दिन से उसने भी फ़ोन नहीं किया तुमको, ना घर ही आई। अगर उससे कोई झगड़ा है तो हम बात करें उससे। माँ की बात सुन बुलबुल ने मासूम सी शक्ल बनाई और बोली, नहीं मम्मी, उसकी क्या मजाल जो वो हमसे झगड़ा करे। पर कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉलेज वाले या तो छुट्टी नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो इतनी लंबी कि आदमी अफारा ही हो जाए। मेरी छुट्टियाँ इतनी लंबी हैं कि घर बैठे बैठे भी बोर हो गई हूँ। घूमी भी तो कितना, सोच रही हूँ कोई काम ही कर लूँ या बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा लूँ, मेरा भी मन बहल जाएगा। अब खाली नहीं बैठा जाता मुझसे। और तन्नी भी तो यही करती है ना, इसलिए बिजी रहने की वजह से कॉल भी नहीं कर पाती। दरअसल बुलबुल अपने को पूरी तरह व्यस्त रखना चाहती थी ताकि रुद्राज की यादें उसे न घेर लें। उसने असल बात तो सबसे छुपा लिया। घर वालों को उसकी बात से कोई आपत्ति न हुई। बुलबुल ने तन्नी को कॉल किया, तुम कितनी स्वार्थी हो तन्नी, हमें तुमसे ये उम्मीद न थी। खुद तो बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हो गई और हमें भूल गई, कोई खबर तक नहीं ली। तरुणी के फ़ोन उठाते ही बुलबुल उस पर बरस पड़ी। शांत हो जा देवी, शांत। पहले बता, इतने दिनों पीछे तुझे कैसे याद आई मेरी। मैं कॉल करूं तो तू काट दे और उल्टा मुझे ही सुना रही है। तरुणी ने भी दांव खेला। बुलबुल चुप हो गई। तुझे तो पता ही है ना मेरा हाल, फिर भी ऐसे बोल रही है। बुलबुल ने नाराज़गी से कहा, हाँ पता है, इसलिए तुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया करती, तू तो पहले ही दुखिया है। तरुणी ने कहा, फिर कुछ रुक कर बोली, अच्छा सुन, मेरे पास एक ऑफ़र है तेरे लिए, अगर पसंद आए तो ठीक, वरना मैं मना कर दूंगी। पहले बता तो सही, ऑफ़र क्या है। बुलबुल ने उत्सुकता से पूछा। देख, मेरे पास तो बच्चे घर पर ही बहुत आ रहे हैं, तो मैं बाहर जाकर किसी को नहीं पढ़ा सकती। तू तो फ्री ही है, तो एक बच्चे को होम ट्यूशन देनी है। अभी तो बच्चा स्कूल नहीं आ जाता, उसे शुरुआत का सिखाना है। सैलरी भी ठीक ठाक देंगे। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। तरुणी ने अपनी बात खत्म की। पैसों की किसको पड़ी है, बस तू बात कर ले, मैं चली जाऊंगी, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। बुलबुल ने उम्मीद से कहा। टाइम नहीं पास हो जाएगा, यूँ कहो कि तुमको एसपी साहब की याद से भागना है। तरुणी ने बुलबुल को छेड़ा और खिलखिला उठी। बुलबुल ऊपरी गुस्से से, मिलो तो तुम हमको, तुम्हारा सारा खून चूस कर तो कहना, मज़ा आ रहा है ना तुमको हमारी हालात पर। कोई बात नहीं, तुम्हारी बारी भी आएगी, फिर देखना। कहकर बुलबुल ने फ़ोन काट दिया। एक बार फिर से रुद्राज की याद ने उसे घेर लिया। वही बीते पल, टकराना, नशीली आंखें, उसकी हल्की मुस्कान, उसकी शरारत की आड़ में शरारत करना, उसका बुलबुल को थामना, बुलबुल का उसे थप्पड़ मारना, उसका जख्मी हाथ, सब उसकी आंखों के सामने रील जैसा घूम गया। उसकी आंखें नम हो गई तो उन्हें भीगने से बचाने के लिए अपनी पलकें झपकाई ताकि आंखों का नीर बाहर ना आ जा सके। फिर भी बाईं आंख से एक बूंद नीर का निकलकर उसके कोमल कपोल पर गिर गया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं ये कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है।